नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं आपके सामने। डेली करंट अफेयर जो हम लोग करते हैं, आज 3 से 4 जुलाई की सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोगों का वीडियो था जिसमें हम लोगों ने मंथली जून की सभी महत्वपूर्ण खबरें टॉप 100 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों ने कवर की थी। ने ये वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। डेली करंट अफेयर की प्लेलिस्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सारा का सारा वीडियो उसमें आप लोग को जाएगा और रिवीजन वीडियो भी मिल जाएगा टॉप 100 क्वेश्चन, तो देख डालिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है बच्चों, और आप सबको क्या करना चाहिए, इसके आगे बढ़ाना चाहिए और मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाना चाहिए। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल बच्चों 3 जुलाई का दिन था। 3 जुलाई 2023 को हम लोग भारत में गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। यह दिन उन सभी आध्यात्मिक और अकादमिक गुरुजनों को समर्पित परंपरा है जिन्होंने कर्म योग आधारित व्यक्तित्व विकास और प्रबुद्ध करने का कार्य किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गुरु शब्द में गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है अंधकार को दूर। ये एक नई बात मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, जो आपको अभी तक नहीं पता होगी। गुरु शब्द तो हम लोग बचपन से जानते हैं, लेकिन अंधकार और अंधकार को दूर करने वाला वो क्या है बच्चों, दोनों शब्दों का अर्थ है। इस प्रकार गुरु वह होता है जो हमारे जीवन से सभी अंधकार को दूर कर देता है। भारत में लोग इस त्यौहार को अपने आध्यात्मिक नेताओं के प्रति सम्मान व्यक्त करके मनाते हैं, जबकि नेपाल में यह त्यौहार शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आध्यात्मिक धर्मगुरु भारत में उनके लिए मनाया जाता है और नेपाल में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोनों वाजिब है अपनी जगह पर, एकदम सही है। माना जाता है, क्यों मनाते हैं 3 जुलाई को ही, माना जाता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने इसी दिन अपना पहला उपदेश दिया था। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के 5 सप्ताह बाद बुद्ध बोध गया से सारनाथ उत्तर प्रदेश चले गए थे। वहां उन्होंने पूर्णिमा के दिन उपदेश दिया था। और पहले उपदेश को उनके क्या कहा जाता है बच्चों, मैं हिस्ट्री से लिंक कर रहा हूँ, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और पहले उपदेश को बुद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, दो न्यूज़ में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ तो ये कि आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग 3 तारीख को ही क्यों मनाते हैं गुरु पूर्णिमा, क्यों, क्योंकि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने इस दिन अपना पहला उपदेश दिया था। एक, दूसरा आध्यात्मिक धर्म गुरु थे बौद्ध धर्म के। इसके बाद जो पहला उपदेश दिया था, इतिहास में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको क्या कहा जाता है। पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, तो ध्यान रखिएगा, सारनाथ में दिया था। और पहला उपदेश दिया था उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है बच्चों, परीक्षा में, आरोग्य परीक्षा में। ठीक है, और कहाँ पर दिया था ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सारनाथ में दिया था, याद कर लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो बोध गया में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई, तो बोध गया में। तो यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन गौतम बुद्ध से संबंधित आपको बता दिए। ऐसे पढ़ाई करेंगे बच्चों तो सिलेक्शन होगा, ये मान के चलिए, ऐसे पढ़ना पड़ेगा आपको। और प्री मेंस करंट अफेयर को जीएस से मैंने लिंक किया है बच्चों, यही देखिए, यही खासियत है कि जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन के लिए मुश्किल आएगा बच्चों। वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा, लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रमुख खबर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक सिम्फनी टू जैज जारी की है? अंकित खेमका, मनोज कुमार, गौरी खान, आदित्य भूषण। राइट आंसर आपका है अंकित खेमका। देखते हैं इनके बारे में, ये देखिए इनके बुक लॉन्च है, ये इनका इमेज आप देख सकते हैं, सिम्फनी टू जैज। अंकित खेमका ने अपनी नई पुस्तक सिम्फनी टू जैज का लोकार्पण किया है। यह पुस्तक उनके संगीत संग्रह को संदर्भित करती है, संगीत की विभिन्न आवृत्तियों को समझाती है। अंकित खेमका एक प्रख्यात और प्रशंसित संगीतकार हैं। उन्होंने अपने संगीतीय योगदान से अपार प्रशंसा प्राप्त की। इंपॉर्टेंट है, बुक्स एंड ऑथर में के लिए निश्चित रूप से मान के चलिए आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन आपको क्या करना है, नोट कर लेना बच्चों। क्लियर होगी बात, पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ पर भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई गई? बंगलौर, अयोध्या, नई दिल्ली, हैदराबाद। तो राइट आंसर क्या है बच्चों, नई दिल्ली आपका एकदम सही उत्तर है। यहाँ आप देख सकते हैं, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक छोटी मैराथन के साथ भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी का यहाँ पे ये खड़े हैं और ये संबोधित कर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और छोटी सी मैराथन भी की,
पेरिस ओलंपिक खेलों से पहले पूरे भारत में खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों की पेरिस में ओलंपिक खेल होने वाले हैं, ये आपके लिए अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, और किसके द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है? तो भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा शुरू किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 अतिरिक्त क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे आपको मिले। दोनों को मैंने बोला ना, प्री की रजिस्टर अलग बनाना है, मेंस की रजिस्टर अलग बनाना है। प्री की रजिस्टर में ये दोनों अतिरिक्त क्वेश्चन भी आप लोगों को नोट कर लेना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने नई रक्षा पहल इंडस एक्स लॉन्च की है? अमेरिका, यूएई, ब्रिटेन और यूक्रेन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? राइट आंसर आपका है अमेरिका। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडस एक्स, इंडो यूएस डिफेंस ऑपरेशन। अब इंडस एक्स में ही देखिए नाम छिपा है। आईएनडी में आपका क्या हो गया? इंडिया हो गया। और यूएस में क्या हो गया आपका? यूएसए। ठीक है, तो इंडस एक्स अगर आपको नाम ही क्लियर है तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों किन 2 देशों के बीच में है, तो ये आप एकदम सही कर पाएंगे आराम से, इंडिया और यूएस। अब ये देखिए, अमेरिका के वाशिंगटन में गुरुवार को एक कार्यक्रम में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका रक्षा पहल इंडस एक्स को लॉन्च किया गया। यह पहल दोनों देशों के रक्षा औद्योगिक सहयोग को सशक्त बनाने और टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में नए इनोवेशन को सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये किन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है? तो मेंस के लिए बच्चों जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन है, उसमें आपका डिफेंस एक्सरसाइज आता है। डिफेंस एक्सरसाइज बच्चों आपका पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिए। इंडस एक्स आप उसमें लिख सकते हैं, ये डिफेंस कॉपरेशन हुआ है, नया डिफेंस कॉपरेशन आपका हुआ है इंडिया और यूएस के बीच में। तो आप इसको क्या कर सकते हैं? इसको कोट कर सकते हैं आंसर राइटिंग। ठीक है, तो डिफेंस कॉपरेशन है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इंडिया और यूएस के बीच में तो एक नया इनिशिएटिव है। दूसरा आपके लिए क्या है बच्चों? दूसरा आपके लिए आईआर में आपका इंडिया यूएस कॉपरेशन के लिए, इंडिया यूएस कॉपरेशन के लिए बच्चों आप क्या कर सकते हैं? इसको जीएस पेपर 2 में भी कोट कर सकते हैं। याद कर लीजिए, इंडिया और यूएस के बीच में नई रक्षा पहल है इंडस एक्स, तो जीएस पेपर 2 में यूज़ कर सकते हैं, जीएस पेपर 2 में यूज़ करते हैं। मेंस वाले बच्चे जरूर बना के नोट कर लेंगे, मेंस की अलग अलग रजिस्टर, प्री की अलग रजिस्टर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? पेटीएम, एनएचएआई, एनटीपीसी, बीएचईएल। राइट आंसर आपका है एनएचएआई। एनएचएआई ने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये एनएचएआई का लोगो है। और सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एनएचएआई करता क्या है। ये भारत में नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए, टाइम के लिए, सुरक्षा के लिए और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले तो ये आपका काम हो गया। और इसका फुल फॉर्म क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको यहीं पे अतिरिक्त मिल गया। एनएचएआई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसको कहते हैं। ये सड़क डिजाइन, निर्माण और सड़क सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों में ज्ञान और सर्वोत्तम विधियों के आदान प्रदान की सुविधा हेतु अपनी वेबसाइट पर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ये आपको ध्यान रखना है और आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसका कार्य क्या है? कार्य भी देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। तो 3 क्वेश्चन अलग से आपको मिल गए बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा। एनएचएआई कैसी संस्था है बच्चों? तो आपको पता होना चाहिए ये भारत सरकार का उपक्रम है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो जीएस पेपर 2 में आप क्या कर सकते हैं? जब आपकी आती है, संस्थाएं आती हैं या राज्य आता है, उसमें आपका ये कोड आप यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत बन गया है? भारत, श्रीलंका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर आपका है इंडिया। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं ये भी भारत के जितने भी टूरिज्म के डेस्टिनेशन हैं यहाँ पर मैंने आपके सामने प्रदर्शित किए हैं। और भारत एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का सबसे बड़ा स्रोत बना। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, टूरिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी अपडेट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ पर 8वें वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है? वाराणसी, मुंबई, अयोध्या और हैदराबाद। राइट आंसर आपका है मुंबई। आप देख सकते हैं मुंबई में 8वें वैश्विक औसत गुणवत्ता शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारतीय औषध उद्योग ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों की दृष्टि से अपनी क्षमता सिद्ध की। अब आप समझ सकते हैं बच्चों, आप देख सकते हैं ये आपके लिए क्या है? सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है। और यहाँ पर आपके लिए क्या है? 8वें वैश्विक औसत गुणवत्ता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, किसे? बताइए। आलोक सिन्हा, कपिल सिब्बल, अनुराग पुरी और तुषार मेहता। राइट आंसर है तुषार मेहता। अब
केंद्र की मोदी सरकार ने तुषार मेहता को 3 साल के लिए फिर से भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। इसका मतलब पहले भी ये रह चुके हैं। बस समझिए बच्चों, एक क्वेश्चन अतिरिक्त आपको मिल गया। तुषार को अक्टूबर 18 में सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया था? अक्टूबर 18 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। मेहता के कार्यकाल को पहले भी बढ़ाया जा चुका है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के लिए छह अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के कार्यकाल को अभी 3 साल की अवधि के लिए बढ़ाया गया सुप्रीम कोर्ट के लिए। भारत में सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केवल वैधानिक पद हैं और अटॉर्नी जनरल देश का शीर्ष कानून प्रवर्तन अधिकारी होता है। अब देखिए बच्चों, मेन चीज क्या है आप समझिए बात को। यहाँ पे आपका क्या है, अनुच्छेद आपका क्या है, सभी लोग को ध्यान रखना है। आर्टिकल आपका 76 है। आर्टिकल 76 जो होता है वो अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करता है भारत में, ठीक है। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो क्या है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो उसी के जगह पर बच्चों सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं अटॉर्नी जनरल के अलावा, जो क्या करते हैं, जो वही काम देखते हैं जो काम अटॉर्नी जनरल देखता है। भारत का शीर्ष कानून प्रवर्तन अधिकारी या देश का सबसे बड़ा लीगल सलाहकार अटॉर्नी जनरल होता है। ध्यान रखिएगा। तो ये एक क्वेश्चन आपके लिए मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको मिल गए हैं। और जीएस पेपर 2 के लिए बच्चों, जीएस पेपर 2 के लिए आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए ये आपका क्या है, मेंस के लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखिएगा आपके लिए। ये न्यूज इसको आप लोग मेंस के रजिस्टर में नोट करिएगा और 4 फैक्ट फ्री के रजिस्टर में नोट करिएगा अलग अलग। निश्चित रूप जिसने ये फॉलो कर लिया बच्चों ये इनिशिएटिव में, वो निश्चित रूप से उसको ना प्री के लिए कभी समस्या होने वाली है ना मेंस के लिए। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? शरद पवार, अजीत पवार, संजय राउत और आदित्य ठाकरे। और आप लोग लगातार न्यूज में सुन ही रहे हैं कि अजीत पवार ने एनसीपी से क्या किया है, में विभाजन की नौबत लाके खड़ी हो गई है एनसीपी में। अब एनसीपी में बच्चों क्या है, अजीत पवार जो थे उन्होंने नए उप मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है, वो सरकार में शामिल हो गए। अब एनसीपी नेता अजीत पवार महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। पिछले 5 वर्षों में यह तीसरा मौका है जब अजीत पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली है। इसके साथ ही वह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार का हिस्सा बन गए हैं। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है बच्चों, जो लगातार न्यूज चैनल का हिस्सा बनी हुई है। पवार ने नवंबर 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल के दौरान भी उप मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। और ये तीसरा मौका है 5 वर्षों में, तो ये 2 चीज आपको ध्यान रखना है। ये नेता कहाँ के हैं? तो एनसीपी के नेता हैं। और सरकार महाराष्ट्र में किसकी है? तो महाराष्ट्र में इस समय आपकी बीजेपी और एकनाथ शिंदे की गठबंधन वाली सरकार है। तो 5 फैक्ट बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्री की नोट्स में आप सभी बच्चे लोग क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। निश्चित रूप से एग्जाम में महाराष्ट्र से क्वेश्चन आना है, ठीक। अगला, पहले पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? भारत, यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर आपका है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने क्या किया है, प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगा दिया है, पहला देश बन गया है दुनिया का। न्यूजीलैंड पतले प्लास्टिक बैगों, थिन प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। न्यूजीलैंड में इन प्लास्टिक बैगों का उपयोग सुपरमार्केट में फल सब्जियों के लिए किया जाता था। एकल उपयोग प्लास्टिक के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का यह विस्तार है, जिसे 2019 में शुरू किया था। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन का ये एक्सटेंशन है। और सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को कब शुरू किया गया था? तो 2019 में। तो 2 फैक्ट बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसे आप क्या यूज कर सकते हैं, इसे जीएस पेपर 3 में कैसे यूज कर सकते हैं बच्चों? जीएस पेपर 3 में आपका जो आता है बच्चों पर्यावरण इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी का जो टॉपिक है पीसीएस मेंस के लिए, उसमें आप यूज कर सकते हैं कि न्यूजीलैंड ने जिस तर्ज पर प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाया है, वैसे ही भारत भी इसको यूज कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन में यूज होता है, ठीक है। तो जीएस पेपर 3 के लिए आपको एक फैक्ट मेंस के लिए मिल गया और प्री के लिए आपको यहाँ पर 2 फैक्ट, ठीक है। सेशन पसंद जरूर आ रहा होगा बच्चों आप लोगों को। अगर पसंद आ रहा है तो क्या करिए, लाइक कीजिए, एक बार शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। एक बार सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करें और मैक्सिमम बच्चों तक इसको पहुंचा दीजिए। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो गुजरात में राइट आंसर। गुजरात में काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन शुरू। 700 मेगावाट का ध्यान रखिएगा। और काकरा पर परियोजना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 700 मेगावाट भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वर्तमान में यह यूनिट कुल उत्पादन के 90% पर काम कर रही है। इसका विकास एनपीसीआईएल द्वारा किया गया है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार आएगा एग्जाम। एनपीसीआईएल मुंबई महाराष्ट्र में स्थित एक भारतीय
सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। तो 5 फैक्ट तो प्री के लिए बच्चों आपके लिए हो। ठीक, इसके अलावा ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो साइंस टेक का पोर्शन जो है बच्चों, ठीक है, साइंस टेक का पोर्शन जो है उसमें आपका जीएस पेपर 3 में बच्चों इसको कर सकते हैं कि भारत ने क्या किया है, स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा परियोजना की क्या कर दी है, शुरुआत कर दी है। ये बहुत बड़ी सफलता भारत की, ठीक है, और इसको आप साइंस टेक में यूज करिए और ऐसे में यूज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। किसने सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है, विजय शेखर, अतुल आनंद, रवि अवस्थी और निधु सिन्हा। राइट आंसर आपका है अतुल आनंद। वाइस एडमिरल अतुल आनंद ने 3 जुलाई को सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में पदभार संभाला है। उन्होंने इस पद पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी का स्थान लिया, जो 28 फरवरी को रिटायर हुए थे। वाइस एडमिरल अतुल आनंद को 1 जनवरी 1988 को भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में नियुक्त किया गया था। सैन्य मामलों का विभाग भारतीय रक्षा मंत्रालय के भीतर सैन्य मामलों का एक प्रभारी विभाग। ये इंपॉर्टेंट है कि सैन्य मामलों का विभाग क्या है बेसिक, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी नियुक्ति कब हुई बच्चों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 3 जुलाई को ही। इसके पहले बच्चों कौन थे, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल सीधा प्रश्न नहीं आ रहा बच्चों पीछे में, तो थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के हमको काम करना, और औरों से अलग करेंगे तो सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा बच्चों। तो 3 फैक्ट्स आपको बच्चों प्रीलिम्स के लिए मिल गए, और मेंस के लिए बच्चों आपको रक्षा मंत्रालय के अधीन है ये विभाग होता है, ये भी आपके लिए ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, और भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 शिखर समिट का आयोजन कहाँ किया जाता है, जयपुर, पटना, वाराणसी। अब ये बच्चों होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे जरूर से, और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, और ये भी बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में सब तक पहुँचा दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपसे बोलूँगा कि ये करंट अफेयर का यूनिक इनिशिएटिव है प्री मेंस के लिए, पीसीएस और आरओ के लिए बच्चों। जो बच्चे इसको फॉलो कर लेंगे, और जितनी भी परीक्षाएं हैं उसके लिए आप करंट अफेयर के लिए फॉलो कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलने वाला है। कभी यूपी पीसीएस 2024 के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ना प्री के लिए ना मेंस के लिए, अब मैगजीन कब आ रही है, अब घटनाचक्र कब आ रही है, अब घटनासार कब आ रही है, हम क्यों वेट करें उसका। डेली तैयार करिए, न्यूज़पेपर साथ में सुबह पढ़िए, दैनिक जागरण, जनसत्ता, और इसको देख डालिए और वीडियो से नोट्स बना डालिए। 2 रजिस्टर बनाइए, प्री के लिए अलग, मेंस के लिए अलग, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ नोट करते जाइए। निश्चित रूप से आप लोग सिलेक्ट होंगे। पीसीएस के बच्चे भी 2024 में, 2024 से 2023 आरओ वाले बच्चे भी सिलेक्ट होंगे, यकीन मान के चलिए। मेरी शुभकामनाएं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।